घर पहुंचा तो कमला ड्राइंग रूम की टेबल पर से चाय का खाली कप उठा रही थी। मुझे देखते ही नमस्कार करते हुए बोली, एक बाबूजी आपसे मिलने आए थे। कहने लगे मैं उनका दोस्त हूँ। मैंने चाय ला कर दी। अभी अभी गए हैं, कह गए हैं कि 1 घंटे बाद आएंगे। मेरा माथा ठनका, ये कौन हो सकता है। मैंने कभी अपने किसी दोस्त को बगैर फोन किए घर आने की इजाजत नहीं दी थी। कमला से हुलिया पूछा तो हुलिया शांति कुमार से मिलता जुलता था। ये कमबख्त यहाँ क्या लेने आया था, मैंने दिल में सोचा और कमला को कहकर कि मैं बाहर से चाय पी आया हूँ अपने बेडरूम में घुस गया। सबसे पहले मैंने कपड़े तब्दील किए और फिल्म को अपनी खद्दर की वॉस्कट की जेब में डाल लिया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब शांति कुमार को मैं जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। अकबी खिड़की से होकर मैं बाहर दालान में पहुंचा और वहां खुफिया जगह से एक जहरीला सिगार निकाल लिया। बाकी सिगार मैंने वहीं छोड़ दिए थे। अब मसला माइक्रोफिल्म छुपाने का था। अचानक मुझे बेडरूम के बाहर वाले दरवाजे के साथ मिट्टी के एक प्याले का ख्याल आ गया, जहां दिन के वक्त माता जी बिल्लियों के लिए दूध डाला करती थी। उनकी मौत के बाद ये काम मेरी नौकरानी कमला ने जारी रखा हुआ था। मैंने उसी वक्त मेज की दराज से प्लास्टिक की थैली निकालकर माइक्रोफिल्म की डिबिया को उसमें लपेटा और बाहर निकल आया। खुशकिस्मती से दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने इत्मीनान से प्याला हटाकर उसके नीचे भुरभुरी जमीन खोदी और माइक्रोफिल्म वाली प्लास्टिक की थैली रखकर दोबारा मिट्टी डालकर प्याले को अपनी जगह वापस रख दिया। ड्राइंग रूम में वापस आकर कमला को आवाज दी। आई साहब की आवाज के साथ कमला किचन से हाथ साफ करती निकली। मैं ड्राइंग रूम के कोने में खाने की गोल मेज की कुर्सी पर बैठ गया और कमला से कहा, चाय का एक कप बनाकर ला दो। कमला मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। वो इस बात से बड़ी खुश थी कि मैं उसकी चाय को पसंद करता हूँ। मेरे कान बराबर बाहर लगे हुए थे। शांति कुमार किसी भी वक्त आ सकता था। मैं इस अंदाज से सोचने लगा कि अगर उसके साथ पुलिस हुई तो मेरा रवैया क्या होना चाहिए। मुझे अपने बॉस को फोन करना होगा कि ये क्या हो रहा है। फिर ख्याल आया कि तिवाड़ी यकीनन ऐसे वक्त मेरी कॉल कभी नहीं सुनेगा। नौकर या बीवी से कहलवा देगा कि वो घर पर नहीं है। मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। फोन ड्राइंग रूम में कोने वाली मेज पर रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या मैं कैप्टन मेहता से बात कर सकता हूँ। आवाज मैंने फौरन पहचान ली। ये शांति कुमार ही था। उसने यूं ही फोन नहीं किया था। मुझे जाल में फंसाने का ये खतरनाक मंसूबा था। मैंने कहा, मैं कैप्टन मेहता ही बोल रहा हूँ। शांति कुमार ने खुश होकर कहा, कैप्टन साहब नमस्कार, मैं शांति कुमार हूँ। मैंने कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो बोला, अरे श्रीमान जी, खिदमत के लिए हम जो बैठे हैं, आप तो बड़े अफसर हैं, हमें सेवा बताइए कोई। वो बात यह है कि मैं इस वक्त सेवाए होटल के रूम नंबर 15 में हूँ। कुछ गैर मुल्की दोस्त आए हुए थे यहाँ, वो चले गए हैं। आपकी दिलचस्पी का तमाम सामान मौजूद है। अगर थोड़ी देर के लिए आ जाएं तो आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। क्या ख्याल है। इस अय्यार शख्स ने मुझसे जो बातें करनी थी वो मैं समझ गया था। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मेरे जहन में एक ख्याल लहरा गया। मैंने बर वक्त एक फैसला कर लिया। ये फैसला एक बाकायदा प्लान के तहत किया था। इस प्लान पर अमल करते हुए मैंने कहा, सॉरी मिस्टर शांति कुमार, इस वक्त तो मेरे भी मेहमान आए हुए हैं, कल का कोई वक्त रख लें। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैंने हेलो कहा तो शांति कुमार की आवाज आई, कोई बात नहीं, कल शाम 7 बजे इसी होटल के कमरा नंबर 15 में आ जाइएगा। मैंने 2 दिनों के लिए कमरा बुक करवाया था। गैर मुल्की मेहमान आज ही वापस चले गए हैं। बड़ी पुरसुकून जगह है यहाँ। आराम से बैठकर मशरूबात का लुत्फ उठाएंगे और कुछ बातें भी करेंगे। मैंने जवाब में कहा, ओके, मैं कल शाम 7 बजे सेवाय होटल पहुँच जाऊंगा। दूसरी तरफ से नमस्कार कहने के बाद शांति कुमार ने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रखा और ड्राइंग रूम में आ गया। कमला ने चाय मेज पर लगा दी थी। मैंने जल्दी जल्दी 1 कप चाय हलक में उंडेला और सर दर्द का बहाना बनाकर बेडरूम में घुसकर दरवाजे की चटखनी अंदर से लगा दी। खद्दर का कुर्ता पाजामा उतार कर नीली तंग पतलून के ऊपर काले रंग की गर्म जर्सी पहनी, सर पर मफलर लपेटा, जहरीले सिगार को पैकेट में रखा और बेडरूम की अकबी खिड़की आहिस्ता से खोलकर बाहर निकल आया। दीवार फांद कर मैं तेज तेज अकबी गली से गुजर कर बाजार में निकल आया और फुटपाथ पर रेलवे ब्रिज की तरफ चलने लगा। शुरू रात का वक्त था। खाली और भरी हुई टैक्सियां, रिक्शे थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजर जाते थे। मैंने एक खाली रिक्शे को हाथ देकर रोका, उसमें बैठा और उसे शिवाजी पार्क की तरफ चलने को कहा। सिवाय होटल शिवाजी पार्क की दूसरी जानिब नई दिल्ली से चांदनी चौक जाने वाली सड़क पर वाक़ था। ये 4 मंजिला 5 स्टार होटल था। सिवाय होटल से थोड़े फासले पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया। मफलर सर पर से उतार कर उसे गले के गिर्द इस तरह लपेटा कि मेरा आधा चेहरा उसमें छुप गया। होटल की लॉबी के आगे पोर्च में एक गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से कुछ औरतें और मर्द बाहर निकले। उनमें दुल्हन और दुल्हा भी थे। वो शादी करने या शादी करने के बाद होटल आए थे। मैं भी उनके साथ ही होटल की लॉबी से गुजरकर कॉरिडोर में आ गया। वहाँ 1 से 50 तक कमरे शुरू होते थे। कॉरिडोर में नीम रोशनी थी। 15 नंबर कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने उम्मीद और बीम की आलम में दरवाजे पर आहिस्ता से घंटी का बटन दबा दिया। बंद कमरे से मुझे घंटी की धीमी मुतरन्नम आवाज सुनाई दी।
फिर क्लिक से दरवाजा खुल गया। मेरे सामने शांति कुमार खड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। नमस्कार मिस्टर कुमार, मुझे ख्याल आया कि आपसे मिल ही लूं तो अच्छा है। मेहमान भी जल्दी चले गए। शांति कुमार भी खुश हुआ। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे बिल्ली चूहे को अपने जाल में आते देखकर खुश होती हो। अब मैं ये दुआ मांग रहा था कि वहाँ दूसरा कोई आदमी ना हो और कमरा खाली ही था। बेड पर शांति कुमार का ब्रीफकेस खुला पड़ा था। उसने जल्दी से ब्रीफकेस बंद कर दिया और मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, बड़ी कृपा की कैप्टन मेहता जो आप आ गए। वैसे मुझे अब आशा नहीं थी कि आप आएंगे, मैं बस जाने ही वाला था। वो रिसीवर उठाकर सर्विस वालों को चाय के लिए कहने ही लगा था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मिस्टर कुमार, मैं 3 प्यालियां कॉफी की पी कर आ रहा हूँ। इस वक्त चाय या कॉफी को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, बस आपसे सिर्फ बातें करने आया हूँ। शांति कुमार ने रिसीवर नीचे रख दिया। मैं उसके बेड के सामने सोफे में बैठा मौसम की बातें करने लगा। उसने कोट उतार कर बेड पर डाला और मेरे बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मैंने सोफे पर आगे को झुककर मिस्टर कुमार से पूछा, फरमाइए आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। मैं इसलिए भी मेहमानों के चाहते ही आ गया कि हो सकता है कि किसी अहम दफ्तरी मामले पर बात करनी हो। शांति कुमार बड़ी तेज नजरों से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। वो भी मेरी तरफ झुकाया। मुझे उसकी आंखों की चमक में इंतहाई खतरनाक अजाइम की झलक नजर आ रही थी। मेरी आंखों में आंखें डालते हुए धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में बोला, कैप्टन, दिल्ली में तुम्हारे खानदान की बड़ी इज्जत है। तुम्हारे समधियों की भी फाइल साफ है। सुजाता से तुम्हारा ब्याह होने वाला है। तुम्हारा सारा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। तुम अभी जवान हो, आला सरकारी ओहदे पर लगे हुए हो। तुम्हें आगे भी तरक्की करनी है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है कि तुम अपने लिए, सुजाता के लिए और अपने खानदान के लिए गड्ढा खोदो? वो जो कुछ कहना चाहता था मुझे मालूम था। एक बात की मुझे बेहद तसल्ली हो गई थी कि उसे मेरे मुसलमान होने का इल्म नहीं था। अब मैं ये जानता था कि मेरी खुफिया सरगर्मियों के बारे में वो किस हद तक वाकिफ है। कहीं उसकी वाकफियत खतरनाक हदों को तो नहीं छू रही। मैंने अपने चेहरे पर थोड़ा सा तजस्सुस तारी करते हुए पूछा, मिस्टर कुमार, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज साफ साफ कहिए, आपने मुझे परेशान कर दिया है। उसने पीछे हटकर अपनी पुश्त सोफे के साथ लगा दी और मानी खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। लेकिन फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। आंखें मजीद चमक उठी। फिर उसने एक सीधी और साफ बात कही कि मैं गैर शऊरी तौर पर अपनी जगह पर सिमट गया। वो बोला, कैप्टन, अगर तुम मुझे एतमाद में लेते हुए माइक्रोफिल्म मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे मुस्तकबिल और तुम्हारे खानदान की इज्जत बचा सकता हूँ। मेरा तुमसे वादा है। मामला खतरनाक हद तक पहुंच चुका था। अगरचे उन लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई तहरीरी या वाज़े सबूत नहीं था, इसके बावजूद शांति कुमार के अज़ाइम खतरनाक थे। मेरे बॉस को भी मुझ पर शक था। उसने बाकायदा मेरे पीछे CID के आदमी लगा रखे थे, मगर वो एक खास हद से आगे नहीं बढ़ा था और बढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास मुझे हथकड़ी लगाने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैं उसके किसी भी ऐसे इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करके उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता था। यही वजह थी कि वो खामोश था। लेकिन उसने शांति कुमार को आगे कर दिया था, जिसके इरादे जारहाना और खतरनाक थे। ये मुझे अपने तौर पर ज़ेरे हिरासत लेकर मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा सकता था। मैं इसके खिलाफ अगर हाई कोर्ट में रिट भी करता हूँ तो इसकी हैसियत पर ज्यादा असर नहीं पड़ सकता था, लेकिन मैं ब्लैक लिस्ट होकर मअतल कर दिया जाता और मेरे खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हो सकती थी। मेरे तमाम अंदाजे और खदशे दुरुस्त निकले। मैंने ताजुब से पूछा, मिस्टर कुमार, मैं समझा नहीं, आप किस माइक्रोफिल्म की बात कर रहे हैं? शांति कुमार सोफे से उठकर कालीन पर टहलने लगा, फिर टेबल लैंप के पास जाकर रुक गया। मेरी तरफ गहरी निगाह डाली और बोला, कैप्टन मेहता, हमारे पास इस सिलसिले में पूरे सबूत मौजूद हैं कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान के ऐसे लोगों के साथ है जो खतरनाक एजेंट हैं। हमने ऐसे 2 आदमियों को गिरफ्तार भी कर लिया है जिन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि तुम उनके लीडर हो और उन्होंने मिलिट्री अस्पताल में माइक्रोफिल्म उठाकर तुम्हारे हवाले की थी। शांति कुमार ने अंधी चाल चली थी। उससे ज्यादा मुझे मालूम था कि इंटेलिजेंस ने अभी तक हमारे किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। मैंने हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। शांति कुमार ने अपने मौत के परवाने पर खुद ही दस्तखत कर दिए थे। मुझ पर जो बज़ाहिर संगीन इल्जाम लगाया गया था उसके जवाब में मेरा फर्ज बनता था कि मैं शदीद रद्द अमल का इजहार करूं। मैंने वैसा ही किया। एकदम से सोफे से उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासुरात पैदा किए और कदरे गरजदार आवाज में बोला, मिस्टर कुमार, शायद आप नहीं जानते कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम वापस लें और मुझसे माजरत तलब करें, वरना मैं आपको अदालत में तलब करूंगा। वो भी एक मंचा हुआ इंटेलिजेंस ऑफिसर था और हर किस्म के हालात में अपने हवास को मुजतमा रखने में महारत रखता था। मैंने उसके चेहरे पर पढ़ लिया था कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और वो अंधेरे में तीर चला रहा है। शांति कुमार टेबल लैंप स्टैंड से हटकर अपने वाले सोफे के अकब में आ गया और उसकी पुश्त पर दोनों हथेलियां टिकाकर किसी कदर झुककर मुझे घूरते हुए बोला, कैप्टन, मैं एक बार फिर तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता हूँ। अगर तुम माइक्रोफिल्म मेरे हवाले कर दो या ये बता दो कि वो तुम्हारे किस साथी के पास है तो
तो ये मामला यहीं दबा दिया जाएगा और तुम्हारे कसूर को हिमाकत समझकर माफ कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मैंने अपना सर झुका दिया। ये इस बात का इशारा था कि मैं उसकी पेशकश पर गौर कर रहा हूँ। मैं सोफे पर बेदिली से बैठ गया। मुझे इस माजरत खा हालत में देखकर शांति कुमार को शह मिली। वो भी मेरे सामने सोफे पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, कैप्टन मेहता, पैसा इंसान की कमजोरी होता है और फिर आज के जमाने में अखराजात भी बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें ब्याह भी करना है, अपनी हैसियत को भी बरकरार रखना है। मैं जानता हूँ तुम रिश्वत भी नहीं लेते। तुम दौलत के लालच में पाकिस्तानी एजेंटों के झांसे में आ गए थे। मैं तुम्हारी हिमायत में ऐसा नोट लिखूंगा कि महकमा तुम्हें माफ कर देगा। ये बात भी तुम्हारे हक में जाएगी कि तुम माइक्रोफिल्म महकमे के हवाले करते हुए हमें इन पाकिस्तानी जासूसों के नाम पते भी बता दोगे जो भारत में रहकर तकरीबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। शांति कुमार की खुशफहमियों पर मैं दिल में हंस दिया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। उसके ख्याल के मुताबिक अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर बैठा था। मैंने एक ठंडी सांस भरी और शांति कुमार की तरफ देखा। मैं जबान से एतराफ नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐन मुमकिन था कि उस कमरे में कोई माइक्रोफोन लगा हो। मेरे एतराफ का बयान रिकॉर्ड हो सकता था और वो मेरे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होता। मैंने आहिस्ता से कहा, मिस्टर कुमार, मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शांति कुमार ने एक बार फिर अपनी बातों से मुझे राह रास्त पर लाने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने दूसरी बार गहरी सांस ली और जेब से सिगारों का पैकेट निकाला और इस्तराब की अदाकारी करते हुए जहरीला सिगार निकाल कर सुलगा लिया। वो अपने सोफे की पुश्त से टेक लगाए बड़े एतमाद के साथ मुझे समझा रहा था कि मेरी बेहतरी इसी में है कि मैं एतराफ कर लूं और माइक्रोफिल्म जहां कहीं भी है उसे बता दूं। मैंने सिगार का दूसरा कश लगाया और दांतों से अपनी उंगली के नाखून काटने लगा। फिर तीसरा कश लगाया और शांति कुमार की तरफ झुक गया ताकि फासला कम हो जाए। मैंने कहा, मिस्टर कुमार, आपके तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। मैं भारतवर्ष का सेवक हूँ। और उसके साथ ही सिगार अपनी उंगलियों में लेकर उसका रुख शांति कुमार की तरफ करते हुए उसे दरमियान से दबा दिया। सिगार में से जहरीली फुआर जरूर निकली मगर वो शांति कुमार के चेहरे तक पहुंचने की बजाय उसकी वॉस्कट पर जा पड़ी। बिजली की चमक जैसी तेजी से वो समझ गया कि मैंने उस पर वार किया है। उसने एक झटके से अपने वॉस्कट में हाथ डाला। वहाँ जरूर उसका पिस्तौल था। अपना वार खाली जाता देखकर मैंने उसी आन से दरमियान वाली छोटी कॉफी टेबल उस पर उल्टा दी और उसके साथ ही छलांग लगाकर शांति कुमार की गर्दन को अपने आहनी पंजों में जकड़ लिया और ऐसा झटका दिया कि सोफा पीछे को गिर पड़ा। उसे वहीं दबोचे हुए मैंने ऊपर तले 6-7 जबरदस्त झटके दिए। शांति कुमार की गर्दन टेढ़ी हो गई थी। न जाने कितनी जगहों से टूट चुकी थी। मैंने जेब से रुमाल निकालकर उसकी गर्दन और दूसरी जगहों से अपने हाथों के निशानों को साफ किया और बाहर निकलने के लिए तैयार होने लगा। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं अपनी जगह पर एक पल के लिए साकित हो गया। रिसीवर उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खिड़की के पास जाकर भारी पर्दे को जरा सा हटाकर बाहर देखा। पीछे होटल ही का लॉन था जिसके आखिर में गाड़ियों की कतारें खड़ी थी। इस अमर को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि इस सीक्रेट ऑफिसर के दो एक खुफिया मुहाफिज जरूर बाहर खड़े होंगे। वो इस खिड़की की तरफ भी देख सकते थे। मैंने पर्दे को छोड़ दिया। टेलीफोन की घंटी थोड़ी देर बजने के बाद बंद हो गई थी। जेब से रुमाल निकालकर मैंने दरवाजे के गोल हैंडल को आहिस्ता से एक तरफ घुमाया और दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में आ गया। खुशकिस्मती से वहाँ उस वक्त कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद मैं होटल के बाहर खड़ा था। मुझे रास्ते में किसी ने नहीं रोका था। मेरे बंगले पर खामोशी थी। मैं दौड़कर अपने बेडरूम वाली खिड़की के पास आया और दूसरे लम्हे में बेडरूम में था। खिड़की को बंद करके चटखनी लगाई और कपड़े तब्दील करने लगा। आधे बुझे जहरीले सिगार को मैंने कपड़ों की अलमारी के कोने में फेंक दिया। भूख लग रही थी। किचन में आकर मैंने थाली में से थोड़े से चावल और दाल निकाल कर डाली। वहीं खड़े खड़े उसे पेट में डाला और हाथ साफ करके बेडरूम में आ गया। रात के 8 बजने वाले थे। मैंने सिगार सुलगा कर पलंग पर नीम दराज होकर हिंदी का फिल्मी रिसाला पढ़ने लगा। उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। मैंने ड्राइंग रूम में आकर फोन उठा लिया। रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मिस्टर तिवाड़ी की आवाज आई, कैप्टन मेहता, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं जानता था कि उसने किस लिए फोन किया है। शांति कुमार की लाश मिल चुकी थी। मैंने उन्हें नमस्कार करने के बाद कहा, नहीं सर, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तो अभी जाग रहा हूँ। कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनसे बातें कर रहा था। मेहमानों का जिक्र मैंने जानबूझकर किया था क्योंकि इससे पहले जब शांति कुमार का फोन आया था तो मैंने उसे यही कहा था कि कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अगर मेरा फोन टेप हो रहा था तो बॉस को अब यकीन हो जाना चाहिए था कि मैंने झूठ नहीं बोला था और मैं दफ्तर से आने के बाद से अब तक घर पर ही हूँ। मिस्टर तिवाड़ी कहने लगा कि मैंने तुम्हें
इसलिए फोन किया था कि मुझे राजा राम गायकवाड का घर का नंबर नहीं मिल रहा। सोचा शायद तुम्हें मालूम हो। राजा राम गायकवाड हमारे ऑफिस का हेड क्लर्क था। ये कैसे हो सकता था कि तिवाड़ी को उसके घर का नंबर मालूम ना हो? मुझे याद था, मैंने फौरन बता दिया। बॉस ने शुक्रिया अदा किया और फोन बंद कर दिया। उसने सिर्फ ये देखने के लिए फोन किया था कि वो ये जान सके कि मैं शांति कुमार की मौत के वक्त घर पर हूँ या नहीं। शांति कुमार की मौत अगर जहरीले सिगार से होती तो यही समझा जाता कि उसे दिल का दौरा पड़ा है, मगर उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। ये कत्ल था और किसी ने सेवॉय होटल के कमरे में आकर उसे कत्ल किया था। दूसरे रोज अखबारों में भी यही खबर छपी कि सेवॉय होटल में इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर को किसी नामालूम कातिल ने हलाक कर दिया। इस कत्ल पर मैं खामोश नहीं रह सकता था। दफ्तर आते ही सीधा बॉस के कमरे में गया। नमस्कार करने के बाद शांति कुमार के कत्ल पर अखबार की खबर के हवाले से बात की और अफसोस का इजहार किया। शांति कुमार को हम दोनों जानते थे। बॉस का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। बज़ाहिर वो इन इम्कानात का इजहार करने लगा कि ये कत्ल किसी पुरानी दुश्मनी की बिना पर किया गया है। मैं बिल्कुल अनजान बन गया, जैसे मैं शांति कुमार के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैंने कहा, सर मिस्टर कुमार बड़े अच्छे आदमी थे। 2-1 बार आपके कमरे में उनसे मुलाकात हुई थी, मगर मैं उनके स्वभाव से बड़ा प्रभावित था। 2-1 मिनट उनके साथ अफसोस करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गया। तिवाड़ी के बशरे से मैंने यही अंदाजा लगा सका था कि वो कत्ल की वजह और कातिल को जान गया है, मगर जबान से उसका इजहार नहीं कर सकता। मुझे ये भी एहसास हुआ कि बॉस कुछ ज्यादा खौफजदा भी था। इससे पहले भी इंटेलिजेंस के कुछ आदमी मिस्टर टंडन समेत पुरस्कार हालात में अगली दुनिया में पहुंचा दिए गए थे। हो सकता है कि तिवाड़ी को अब अपनी फिक्र पड़ गई हो। गुज़श्ता रात मैंने एहतियात के तौर पर पाकिस्तान अपने बॉस से राब्ता कायम न किया, लेकिन आज मैंने ये फैसला किया था कि रात वायरलेस पर अपने बॉस से बात जरूर करूंगा। लेकिन मैं अपने बंगले में बात नहीं करना चाहता था। शाम को हस्बे मामूल घर पहुंचा। कमला ने मुझे चाय पिलाई और रात का खाना खिलाने के बाद वो मामूल के मुताबिक चली गई। मैंने अंधेरा मजीद गहरा होने का इंतजार किया और फिर खुफिया जगह से ट्रांसमीटर निकाल लाया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा कुतुब साहब की लाट की तरफ जा रहा था। रात के 9:15 बजे थे। मैं 10 बजे के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम कर सकता था। कुतुब साहब की लाट वहाँ से काफी दूर थी। मैं गाड़ी भी बड़े इत्मीनान से चला रहा था। रेडियो ट्रांसमीटर मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ा था। हंगामी हालात में मैं उसे 1 सेकंड में गाड़ी से बाहर किसी तरफ भी अंधेरे में फेंक सकता था। कुतुब साहब तक पहुंचते पहुंचते 9:45 बज गए। कुतुब साहब अब एक पिकनिक सेंटर है। वहाँ चारों तरफ खुशनुमा बाग हैं, स्नैक बार हैं जहाँ लोग अपनी गाड़ियों में ही बैठकर चाय, कॉफी और पूरी कचौरियों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ दिल्ली के मुसलमानों के कबाब पराठों के स्टॉल से कचौरियाँ और कॉफी मंगवाई और गाड़ी में बैठकर खाने लगा। गाड़ी मैंने एक अलग जगह पर खड़ी की थी ताकि कोई और मेरी तरफ मुतवज्जे न हो। ठीक 10:15 बजे मैंने डैशबोर्ड में से रेडियो ट्रांसमीटर निकाल कर अपनी गोद में रख लिया। एक बार फिर बाहर निगाह डाली। जब हर तरफ से इत्मीनान हो गया तो मैंने ट्रांसमीटर ऑन करके खास फ्रीक्वेंसी मिलाई। चंद सानियों बाद ही दूसरी तरफ से बॉस की आवाज सुनाई दी। मैंने आहिस्ता से अपना कोड वर्ड दोहराया। बॉस ने मरमूज अल्फाज में मुख्तसर पूछा, क्या बना? मैंने भी कोड वर्ड्स में कहा कि माइक्रोफिल्म मेरे पास मौजूद है। बॉस ने फौरन कहा, कल 4 बजे के बाद एक आदमी टेलीफोन वालों की वर्दी में तुम्हारे बंगले में टेलीफोन ठीक करने आएगा, उसे माइक्रोफिल्म दे देना। बॉस ने मुझे उसका कोड वर्ड भी बता दिया। फिर कहा कि अगले मिशन के लिए तैयार हो जाओ। मैंने इस नए मिशन के बारे में कुछ पूछना चाहा तो बॉस ने ये कहकर सिग्नल बंद कर दिया कि बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैंने भी रेडियो ट्रांसमीटर बंद करके डैशबोर्ड में रख दिया। बॉस ने मुझे टेलीफोन मैकेनिक की शक्ल बिल्कुल नहीं बताई थी। उसका कोड वर्ड एक जुमला था जो उसने मेरे बंगले में आकर मुझे कहना था। जुमला ये था, शिवाजी मरहट्टे का फोन नंबर क्या है? और उसके जवाब में मुझे कहना था कि शिवाजी मरहट्टे का फोन कट गया है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। बंगले में आकर गाड़ी गैराज में खड़ी की और कमरे की तरफ बढ़ा। नेपाली चौकीदार गेट के सामने इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसने मुझे आते देखा तो आगे बढ़कर नमस्कार किया। मैंने पूछा, कोई आया तो नहीं? कहने लगा, जी सुजाता जी का 2 बार फोन आया था। मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। अंदर से दरवाजा बोल्ट किया और ड्राइंग रूम की बत्ती बुझाकर बेडरूम में आकर कपड़े बदलने लगा। ट्रांसमीटर को मैंने उसकी मखसूस जगह पर पहुंचा दिया और फिर आकर सोने के लिए लेट गया। उस रात मुझे सुकून की नींद आई थी। दूसरे रोज सुबह सुबह सुजाता का फोन आ गया। कहने लगी, कल शाम तुम कहाँ थे? मैंने 2 बार फोन किया तुम्हें। मैं जानता था कि मेरा फोन जरूर टेप किया जा रहा है।
मेरा ये जुमला टेप पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था कि मैं कल शाम घर पर नहीं था। मैंने फौरन कहा, आई एम सॉरी सुजाता, कुछ मेहमान आ गए थे। उनके जाने के बाद मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं स्लीपिंग पिल्स खाकर ऐसा सोया कि अभी थोड़ी देर पहले आंख खुली है। सुजाता ने मेरी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया और शाम को अपने यहाँ आने की दावत दी। मुझे शाम को कहीं बाहर जाना तो नहीं था। एजेंट को 4 बजे खुद ही माइक्रोफिल्म लेने मेरे यहाँ आना था। मैंने सुजाता से कह दिया कि 6 बजे के बाद आऊंगा। दफ्तर मामूल के मुताबिक गया, लेकिन सर दर्द का बहाना बनाकर 3 बजे ही बंगले पर वापस आ गया। 4 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। गेट के बाहर एक आदमी साइकिल लिए खड़ा था। उसने टेलीफोन वालों के महकमे वालों की खाकी वर्दी पहन रखी थी। एक रिसीवर तार के साथ कंधे से लटक रहा था। मैंने खुद जाकर दरवाजा खोला। टेलीफोन मैकेनिक ने जेब से कागज निकाल कर कहा, सर आपने टेलीफोन खराब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मैंने कहा, हाँ अंदर आ जाओ। ये कहकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। टेलीफोन मैकेनिक ने साइकिल बरामदे में खड़ी की और ड्राइंग रूम में आते ही बोला, सर फोन कहाँ है आपका। मैंने उसे पहचानने में देर नहीं लगाई थी। वो वही शख्स था जिसने मजजूब के भेस में मुझे जामे मस्जिद के सामने वाली ग्राउंड में पिस्तौल और रेडियो ट्रांसमीटर दिया था। वो कोने में पड़े हुए टेलीफोन की तरफ गया। टेलीफोन के तार पीछे से खींच कर देखते हुए बोला, शिवाजी मरहट्टे का फोन नंबर क्या है। मैं इस कोड जुमले का मुंतजिर था। मैंने फौरन जवाब दिया, शिवाजी मरहट्टे का फोन कट गया है। उस पर टेलीफोन मैकेनिक ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे मकान के बाहर एक मशकूक आदमी को मैंने चलते फिरते देखा है, उससे होशियार रहना। माइक्रोफिल्म कहाँ है। मैंने जल्दी से जाकर दूध वाला प्याला उठाया और माइक्रोफिल्म लाकर उसके हवाले कर दी। मैंने दरियाफ्त किया, जिस आदमी को तुमने बाहर देखा है उसका हुलिया क्या है। वो बोला, हुलिये बदलते रहते हैं, इस वक्त जोगी के भेस में है। उसने माइक्रोफिल्म उस रिसीवर के माउथ पीस के अंदर छुपा ली जो उसने तार के जरिए अपने कांधे पर लटकाया हुआ था और तेजी से बाहर निकल गया। अगला सारा दिन फिल्म के बारे में सोचते गुजरा। अल्लाह जाने वो पाकिस्तान पहुंची भी थी या नहीं। रात को बेकरार होकर मैंने ट्रांसमीटर निकाला और चौकीदार को कहा कि मैं सुजाता के यहाँ जा रहा हूँ। उसे बताना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं अपना एक गवाह छोड़ना चाहता था। लेकिन सुजाता के घर जाने के बजाय गांधी पार्क में आ गया। एक अंधेरे कोने में मैंने गाड़ी खड़ी की और ट्रांसमीटर निकालकर बॉस से राब्ता कायम करने लगा। बॉस ने मुझे मुबारकबाद देते हुए जब बताया कि माइक्रोफिल्म उसके पास पहुंच गई है तो मेरी जान में जान आई। ये माइक्रोफिल्म कैसे और किसके जरिए पाकिस्तान पहुंची थी, इसके बारे में मुझे मालूम करने की जरूरत नहीं थी। बॉस ने मुझे कुछ ज्यादा देर सोचने का मौका नहीं दिया। वो कह रहा था, नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। इतवार के दिन सुबह 9 बजे तुम्हें नेहरू गार्डन के अकबी दरवाजे के पास नीम के पेड़ तले एक साधु मैना का पिंजरा लिए अपने सामने किस्मत के लिफाफे फैलाए लोगों को फाल बताते मिलेगा। वो अपना आदमी होगा। तुम उससे पूछोगे कि आज घास क्यों नहीं पकाई। वो जवाब में कहेगा, घास चोर ले गए हैं। इस नए मिशन की तफसीलात तुम्हें वही बताएगा। अब तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बॉस ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। रेडियो ट्रांसमीटर सीट के नीचे छुपाने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वापस अपने बंगले पर आ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।